हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, साइंस एंड टेक यूपीएससी के अंदर रिसेंटली यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ, जिसके अंदर साइंस एंड टेक के जो हैं जो क्वेश्चन पूछे गए 3 क्वेश्चन थे। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो जो हमने पढ़े हैं और यहाँ पे एग्जाम में पूछे हैं या जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो ये टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स बनते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर बात करेंगे यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे। पहली बात है कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो स्पेसिफिक है। अगर हमें लास्ट ईयर का एग्जाम देखें, लास्ट ईयर के अंदर वैक्सीन के बारे में पूछा गया, उसके अंदर भी बहुत से सेक्शन कर दिए उसके, कि जैसे मान लीजिए आप प्री की प्रिपरेशन करते हो वैसे ही मेंस के अंदर बस उसको लिखना था। दूसरा क्वेश्चन जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर पूछा गया, वहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा अगर जनरल क्वेश्चन आते थे कि कोई ओवरऑल एप्लीकेशन बताओ या क्या रेलिवेंस है, वैसा कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिला नहीं है। तो हम अगर देखें तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है कि आप बहुत कुछ उसके अंदर जो है अपनी थिंकिंग वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस कर पाओ। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, पहला है एआई के ऊपर। एआई के ऊपर देखो, रिसेंटली यहाँ पे हेल्थ केयर के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मेंस के अंदर, जो हमारा कोर्स था। लेकिन खैर वो बातें कि जो स्टूडेंट है रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं या जिन्होंने कोर्स लिया उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें कवर्ड है। एक चीज़ नहीं कवर थी, मतलब स्मॉल पोर्शन नहीं कवर था, उसके बारे में बताऊंगा। एआई के बारे में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एआई। पहला ये तो पोर्शन हो गया, ठीक है। दूसरा पोर्शन हो गया हाउ और व्हाट के बीच में फ़र्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट के अंदर है कि मान लीजिए क्लिनिकल डायग्नोसिस की आप बात करो, आप बोलोगे ये जो है डिजीज़ का डायग्नोस पहले कर देगी, ये वो चीज़ें कर देगी, ये चीज़ें कर देगी, मतलब इन द सेंस के मान लो आप डायग्नोस लिख रहे हो तो आपने बोला कि ये कैंसर का डायग्नोस पहले कर सकती है, ये ब्लड टेस्ट कर सकती है, ये पेशेंट को जो है वो ओवरऑल एरिया के अंदर जो है उसको डायग्नोस दूर से कर सकती है, थर्मल टेम्परेचर से डायग्नोस कर सकती है, कि मान लीजिए एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर लगा दिया तो एआई का हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो भी मैंने बताया ये है व्हाट, ये व्हाट का आंसर है। हाउ पूछा है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिटेल में इतना भी हमारे पास स्कोप नहीं है कि भाई हम बहुत कुछ लिख पाएँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड लिखने हैं और 3 पोर्शन है। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी, तो ये 3 पोर्शन है। जैसे मान लो जो आप पहले पोर्शन का आंसर दे रहे हो, एआई का आपने डेफिनेशन दी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एआई को जो है यहाँ पे 2 पोर्शन के अंदर कर सकते हो, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दूसरी ब्रॉड या फिर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नैरो के अंदर मतलब जो अभी हम देख रहे हैं, सिमुलेशन करना, जो भी आप देख रहे हो चैट बॉट से लेकर सीरी, एलेक्सा, ये सब क्या है, नैरो के अंदर आ जाते हैं। तो हम जब कभी बोलते हैं ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी, नहीं कर देगी, बेसिकली जो भी हमारे पास है वो नैरो है। ठीक है, जो जनरल है वो मच लाइक ह्यूमन है, जो आपको हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर दिखती है। तो इस तरह से आपको उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखो, क्लिनिकल डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आती है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, स्पेशली जो कंटेंट जो डिजिटाइज्ड हो जाए, डिजिटाइज्ड, जैसे मान लो आपका सीटी स्कैन है, डिजिटाइज हो सकता है, आपका ईसीजी है, डिजिटाइज हो सकता है। तो ऐसे सीटी स्कैन, ईसीजी को काफ़ी ज़्यादा लर्न करवाया जाएगा। उसके बाद जब ये अप्लाई करेंगे तो मशीन लर्निंग जो है ऐसे ईसीजी या सीटी स्कैन देख के कुछ रिजल्ट निकाल सकती है वहाँ से। ठीक है, तो पहले तो जो अगर हम देखें ये काम हो सकता है। दूसरा डायग्नोस्टिक असिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपका जो है आपके डॉक्टर से डायग्नोसिस के लिए मीटिंग वगैरह शेड्यूल कर दी, ये सारा काम हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो एआई बेस्ड, जैसे अभी रिसेंटली, हाँ अब मुझे याद है, अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बताता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर, उसको देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको, है ना, परफेक्टली मैच करने के लिए कि क्या उसके अंदर कुछ वेरिएशन है, नहीं है। लेकिन अल्फा फोल्ड के अंदर क्या है, बहुत सी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है लर्न करवाएगी, उसके हिसाब से हम जो है उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप बहुत डिटेल के अंदर इसको लिखो, तो 3 पॉइंट के अंदर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। देन जो प्राइवेसी डेफिनेटली इशू रहेगा। अगर हम देखें तो प्राइवेसी के अंदर क्या बात आती है दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर बात आती है। पहली तो बात ये है कि जैसे मान लो चाहे वो आप घर में बैठे हैं, आप ऑनलाइन कोई एक्सेस कर रहे हैं डॉक्टर को या कुछ भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सीटी स्कैन वगैरह है, सीटी स्कैन आप लर्न करवाओ उसके बाद ये काम करेगी। सीटी स्कैन लर्न करवाने के लिए आपको बहुत सी सीटी स्कैन देनी पड़ेगी। ठीक है, देन वहाँ पे जो है पर्सनल डेटा भी चला जाएगा, नाम भी चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
या फिर डॉक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रिकॉर्ड रख रही है, आप डॉक्टर के पास गए, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपका रिकॉर्ड है, वो भी एआई के साथ लिंक है, वो ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका डेटा कितना चला गया, आपका बिहेवियर पैटर्न भी, इसके साथ साथ आपका बिहेवियर पैटर्न भी चला गया, है ना। तो इसका मिसयूज़ बहुत हो सकता है। एक तो आपकी पर्सनल जो डेटे की हम बात करते हैं वो तो गया गया, दूसरा है मान लीजिए किसी पर्सन को जो है वो हार्ट अटैक जल्दी आ सकता है, या हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट का मरीज है ना, तो या फिर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ये डेटा अगर किसी और के पास चला जाए तो उसको दूसरे को मारना या कुछ ऐसा करना है तो वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे ट्रिगर करेगा जो उसको पता है कि वीकनेस है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो है इसकी जान जा सकती है। तो इसीलिए जान का खतरा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये डेटा लर्निंग जो है ये सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देने वाला। दूसरा है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। जब जैसे मान लो हेल्थ के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पेस के ऊपर जो है अगर कोई मान लीजिए बीमार है या कुछ है तो वहाँ पे एक लार्ज चंक के अंदर आप डायग्नोसिस इसका यूज़ कर सकते हो। इसी को यूज़ करके, है ना, फेशियल रिकॉग्निशन अगर डेटा है तो इसको यूज़ करके मान लीजिए किसी ने किसी का पीछा करना है, किसी को ट्रेस करना है, तो वो तो इतनी भीड़ के अंदर भी उसको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जो है डिटेक्ट कर लेगा। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर होती है, कोई क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए वही वहाँ पे फैक्टर लग जाएगा। तीसरी बात है बिहेवियर थॉट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि इन्हीं पैटर्न के ऊपर आप किसी को भी कभी गुस्सा दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। इवन आजकल स्मार्ट वॉच आती हैं, एआई के बेस्ड आती हैं जो आपका पूरा रेगुलेट करती है। अगर आपने उसको हैक कर दिया तो हो सकता है किसी का पेस मेकर वगैरह लगा हो तो हार्ट अटैक आप दे दो दूर से ही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। इवन जो अगर हम कोर्स के अंदर बात करें तो मैंने आपको फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, सॉरी, तो ये इसके ऊपर जो है मैंने डिफरेंस दिखाया था। इवन जो प्रीलिम्स का जब जो मैंने डाला था, जब हमने आंसर की डाली थी, वहाँ पे मैंने एक आपसे स्लाइड शेयर की थी जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर बात की थी। वहाँ पे ही जो है रिटर्न है इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस करवाया था। खैर, यहाँ पे हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन मिशन, पहले तो ये पूछ लिया भाई कैसे कार्बन मिशन को जो कैसे रिड्यूस करते हैं। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन। ट्रेडिशनल कंबशन इंजन के कंपैरिजन जो है इसका क्या इसके रेलेवेंस है। देखो, एक तो अगर हम डिफरेंस देखें, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन मिशन, तो आप कार्बन मिशन को रिड्यूस करने के लिए किस तरह से जो है, कैसे उन्होंने बोला कैसे करते हैं, तो इसको एक तो आप कह सकते हो ड्राइविंग एमिशन है। ड्राइविंग एमिशन जैसे मान लो हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पे कम होती है, तो ये कंटेक्स्ट आप रख सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम अगर हम थोड़ा सा इस हिसाब से देखें, एक तो वहाँ पे क्या आता है कि जो उसका सोर्स क्या है ना, कि मतलब अगर आपको कोई बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करने के लिए आपको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी कोल से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से, तो फिर तो क्या फ़ायदा, इधर पोल्यूशन हो गया, इधर बात तो वही रही। या उसको अगर हमने कोशिश करनी रीन्यूएबल एनर्जी से आए, जितनी ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी से आएगी उतनी अपना जो है ये क्लीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल एमिशन क्या होता है। लाइफ साइकिल जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि जब बैटरी बनती है उस टाइम पे जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम बैटरी की फॉर्मेशन की बात करें, जैसे एक यूट्यूब पे मेरा आर्टिकल है, लेक्चर है ब्लड बैटरीज करके, उसको आप देखना, तो जो बैटरी की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अब ये एनर्जी की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन होता है। दूसरी बात, अब लेकिन ये रिकवर कर जाती है जब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर चलती है, तो काफ़ी टाइम ये पोल्यूशन नहीं होता, तो वो जो बैलेंस हो जाता है काम। ठीक है, तो ये है एक इसका लाइफ साइकिल। दूसरा, अगर हम बैटरी को भी देखें तो बैटरी जो है हम रीयूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ द लाइफ जो है इसको रीयूज़ कर सकते हैं हम, है ना ये काम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है रिचार्जिंग इकोनॉमी। रिचार्जिंग इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे मान लो रिचार्जिंग इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मतलब है आप चार्जिंग स्टेशन लगाओगे, चार्जिंग स्टेशन लगाओगे तो इट मीन्स कि आप जो ग्रिड कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, ग्रिड कनेक्टिविटी इंक्रीज करोगे, पहली बात। अब इस ग्रिड कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है, वो बेहतर होता है। ठीक है, बेहतर होता है तो मतलब ओवरऑल आपकी कंजप्शन कम होगी,
कंजप्शन कम होगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी, तो अगर थर्मल पावर प्लांट से भी आ रही है तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सी कंट्री अब इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब से आए हैं तो आप देखो कि सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करेगी तो ये भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर मतलब फोकस अपना इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी एक इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट है कि ये जो है ओवरऑल जो है एमिशन को कम करने में हेल्प करती है, कार्बन मिशन को। व्हाट आर द की बेनिफिट दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल। देखो पहली बात तो अगर आप कंबस्शन इंजन को कंपेयर करोगे तो आप तो ये बोलोगे इसके अंदर इजी कि सोर्स क्या है ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर आप देख रहे हो फॉसिल फ्यूल वगैरह, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, ग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। दूसरी बात है पोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन है, इसके अंदर जो है पार्ट्स पिस्टन वगैरह घूमते हैं तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा जनरेट होता है। ये ऑलमोस्ट अगर फ्यूल सेल की बेस की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल ही स्टैटिक है, तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन जो है कम होता है। इसके अलावा रनिंग कॉस्ट की बात करें, है ना, रनिंग कॉस्ट मतलब जो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो अच्छी खासी उनकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो रनिंग कॉस्ट जो है इसकी हाई है, यहाँ पे इसकी जो रनिंग कॉस्ट लो है। इसके अलावा अगर और बात करें तो हम पॉइंट लिख सकते हैं, पोल्यूशन का डेफिनेटली आप लिख सकते हो क्या ना, पोल्यूशन जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम, ठीक है। दूसरी बात है कि आप ये लिख सकते हो कि एनर्जी जनरेशन, ठीक है, जैसे मान लो ब्रेक लगाने से ब्रेकिंग एनर्जी इसके अंदर कोई रिलीज़ नहीं होती, इसके अंदर अगर ब्रेक लगाओगे तो वहाँ पे भी जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं थ्रू रीजनरेटिव सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो ये आप रीजनरेटिव जो है ब्रेकिंग सिस्टम से जो है हम यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इंटरनल कंबस्शन इंजन और जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो हमने कवर किया था, बाकी बिल्कुल जनरल पॉइंट है, तो इस तरह से भी जो है आप इसका आंसर जो है फ्रेम कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन। देखो ये तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है अभी रिसेंटली जो मून के ऊपर मैंने बनाई है, क्या है बताइए। विच शुड नॉट अचीव्ड इन अर्लियर मिशन के अंदर हमने साउथ पोल के ऊपर नहीं गए, तो साउथ पोल के ऊपर गए, सॉफ्ट लैंडिंग हम नहीं कर पाए थे साउथ पोल के ऊपर, वो लैंडिंग की है, ठीक है। लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड द टास्क, तो ये अगर हम देखें तो 4 कंट्री है, इंडिया 4th कंट्री है। अगर हम साउथ पोल की बात करें इंडिया 1st कंट्री है, 21st सेंचुरी की बात करें तो इंडिया 2nd कंट्री है, पहली चाइना दूसरी इंडिया। Introduce the subsystem in spacecraft launched and explain the role of virtual launch control center। ये वाला पोर्शन हमने नहीं किया था, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर का क्या रोल है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम देखते हैं, बट इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो जनरल स्टडी मेंटरशिप जो ओनली कोर्स है, मतलब आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है या आपने पढ़ रहे हो, आपको लगता है ये तो ठीक है लेकिन मुझे गाइड करने वाला चाहिए, तो तब आप जो है अपना मेंटरशिप ओनली कोर्स ले सकते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। इवन आप मेंस के जो है मेंस टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे एकेडमिक मेंटरशिप है, आपके प्री मेंस रेफरेंस मटेरियल, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सारी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये सब कुछ जो है आपको देखो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर मिल सकता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये देखो एक वीडियो बनाई थी अभी मैंने रिसेंटली, आई गेस 24 अगस्त को थी, चंद्रयान 3 की, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर रैंक देख लो, 1st कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल के ऊपर, 4th कंट्री दूसरी है, एंड जो अपनी 2nd कंट्री है 21st सेंचुरी के अंदर। इसके अलावा इसके कंपोनेंट की बात की गई, कंपोनेंट जो है पहले के अंदर 2 के अंदर क्या था, 2 के अंदर आपका यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल की जगह ऑर्बिटर था, अब यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल आ गया। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग को टेस्ट करना, ये सारी उसके अंदर बातें की गई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पेलोड्स हैं, पेलोड्स के बारे में नाम यहाँ पे है, तो पेलोड के आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर है, तो मैं सीधा उसके पोर्शन पे चलता हूँ जो लास्ट में पूछा गया। वो क्या पूछा गया था, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर का रोल क्या है। देखो कोविड टाइम के ऊपर क्या होता है, श्रीहरिकोटा के अंदर जो फिजिकल लॉन्च सेंटर था जहाँ पे जो जाते थे, लेकिन इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाए तो दिक्कत आती थी, क्योंकि कोविड भी है, तो इन्होंने एक वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर बनाया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर। तो वहाँ से श्रीहरिकोटा का डायरेक्ट जो लॉन्चिंग से पहले जो सिस्टम को हम मॉनिटर कर पाएँ कि क्या सारी चीज़ें ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, कमांड्स ठीक है, ताकि वो अच्छे खासे से तरीके से लॉन्च हो सके। यही है बेसिकली इसका रोल, ठीक है। तो ये उस लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये द हिंदू का आर्टिकल है, तो रिसेंटली आया था जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो वहाँ से जो है वो पॉइंट भी इन्होंने पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। ये हमने बिल्कुल नहीं किया था, तो ये वाला पॉइंट हमने नहीं किया था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बाकी के जो है क्वेश्चन तीनों के तीनों करने वाले थे, तो आप ध्यान रखिए। तो यही चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे प्री के हिसाब से ही भाई काम चल रहा है,
तो प्री के हिसाब से काम चल रहा है, वही चीज़ें मेंस में छोटी छोटी करके पूछ रहा है यूपीएससी। तो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि मेंस के अंदर ऐसा नहीं कि हम जनरली वो सीधे सीधे क्वेश्चन लिखते जाएं, थोड़ा सा प्री का जो मटेरियल है उसको ताज़ा रखना मेंस के लिए भी, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड ऑन कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।